हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था कोशिका वाला, और कोशिका की जो मैंने कोशिकांक है, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी इकाई है, और जो कोशिका विधि है, ये सभी के सभी मैंने आपको जो पार्ट है कंप्लीट करवा दे। आज वाला अपना जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केंद्रक वाला, और ये कोशिका का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से हर बार हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की थी या इसकी खोज करता कौन से। तो आपको याद रखना जो केंद्रक है और केंद्र की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, तो आपको याद रखना जो केंद्रक है और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ से की थी, तो आपको याद रखना केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की कोशिकाओं से। कहाँ से की थी, तो आपको याद रखना आर्किड की कोशिकाओं से, और रॉबर्ट ब्राउन ने और किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी। सबसे पहले ये आपको याद रखना कि केंद्र की खोजकर्ता कौन है, तो केंद्र की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है, और कहाँ से की थी, तो आपको याद रखना ये आर्किड कोशिकाओं से इसने क्या की थी, सबसे पहले खोज की थी। फिर देखिए दोस्तों, इसकी केंद्र का अपन साइज देखते हैं, इसका आकार क्या है। केंद्र के साइज के बारे में अगर बात करते हैं तो केंद्र का साइज कितना वगैरह। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो कोशिका का आकार है वो माइक्रोमीटर में मापा जाता है, और माइक्रोमीटर को अपन म्यू के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से जो केंद्र के अगर साइज के बारे में बात करें ना, तो केंद्र का जो साइज होता है तो दोस्तों वो आपको याद रखना 5 म्यू से। किससे होता है, 5 म्यू से और 30 म्यू, ठीक है ना, 5 म्यू से। तो आपको याद रखना जो केंद्र का आकार कितना होता है, जो 5 म्यू से और 30 म्यू क्या हो तक, और क्या होता है, केंद्र का आकार होता है। क्या होता है, साइज होती है। क्या होती है, साइज होती है या आकार होता है। फिर इसकी अपने आकृति के बारे में बात करते हैं कि केंद्र की आकृति क्या होती है, केंद्र की शेप आकृति कैसी होती है। केंद्र की आकृति के बारे में देखिए दोस्तों, इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं है। ये अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है। तो अगर अपन इसके आकार के बारे में बात करें तो केंद्र का आकार कैसा होता है, तो आपको याद रखना ये केंद्र क्या होते हैं, कई केंद्र अंडाकार भी होते हैं, कई केंद्र क्या होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, और कई केंद्र क्या होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और कई केंद्र क्या होते हैं, तो आपको याद रखना लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, केंद्र का आकार हो जाएगा। फिर केंद्र के अपने रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं कि मतलब इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। केंद्र के अगर रासायनिक संगठन के बारे में अगर बात करें, केंद्र के अगर रासायनिक संगठन के बारे में अगर बात करें तो केंद्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो क्या याद रखना, तो केंद्र का जो रासायनिक संगठन क्या होता है, तो दोस्तों रासायनिक संगठन में आपको याद रखना केंद्र का रासायनिक शब्द होता है, एक तो होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है, और एक होता है फास्फोलिपिड। क्या होता है, फास्फोलिपिड। प्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड होता है, और क्या होता है, डीएनए आरएनए। क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ये क्या होता है, केंद्र का रासायनिक संगठन होता है। आपसे पूछ ले जाएंगे कि केंद्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो आप बता देना प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए आदि क्या होते हैं, ये केंद्र के क्या होते हैं, रासायनिक संगठन होते हैं। आकार कैसा होता है, साइज कितना होता है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। फिर अपन बात करते हैं कि प्रत्येक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, इसकी संख्या के बारे में पर बात करें, इसके कितने केंद्रक होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, वैसे तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक भी हो सकता है। क्या होता है, तो आपको याद रखना एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या अनेक भी हो सकते हैं। मतलब आपको याद रखना प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक भी हो सकता है, दो केंद्रक भी हो सकता है, और अनेक केंद्रक भी हो सकता है। जैसे मैं बात करता हूँ नारियल पानी, जैसे किसके बारे में बात करता हूँ मैं, नारियल पानी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों आपको याद रखना जो नारियल का जो पानी होता है ना, ये बहु केंद्र की अवस्था होती है। मतलब नारियल के पानी में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब जो नारियल का पानी है ना, नारियल का पानी की ये कैसी अवस्था होती है, तो आपको याद रखना ये बहुकेंद्रीय। ये कैसी अवस्था होती है, तो बहुकेंद्रीय अवस्था होती है। मतलब नारियल के पानी में आपको याद रखना अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। फिर अपन दो केंद्र के बारे में बात करते हैं, तो आपको याद रखना कि जो पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम की प्रत्येक कोशिका में, पैरामीशियम की कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं।
तो यहाँ से आपके समझ में आ गया कि जो कोशिका होती है, कोशिका में एक केंद्रक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। एक के बारे में आप सभी को पता है। फिर दो के बारे में आपको याद रखना, पैरामेसी की हर कोशिका में हर कोशिका में कितने केंद्र, दो केंद्रक होते हैं। फिर नारियल के पानी के बारे में बात करें कि नारियल पानी में क्या होती है, अनेक केंद्रक होते हैं, मतलब ये क्या होती है, बहुकोशिकीय अवस्था होती है। फिर केंद्रक में और क्या पाया जाता है, केंद्रक में केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रक में क्या पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है दोस्तों, केंद्रक में केंद्रिका भी पाई जाती है। और केंद्रिका को अपन क्या कहते हैं, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका को अपन क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ये जो केंद्रिका ना, इससे अपन क्या कहते हैं, इससे जो राइबोसोम की क्या कहते हैं, आप याद रखना, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। किसकी फैक्ट्री कहते हैं, तो आपको याद रखना, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्रिका में राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है। पीछे मैंने आपको राइबोसोम वाला चैप्टर में बताया था कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो केंद्रिका है, इसको अपन राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ये राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर आपके देखिए, फिर यहाँ से वही बात रही है कि एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे प्याज है, ठीक है ना, प्याज। और प्याज में क्या होती है, तो आपको याद रखना है, प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिका होती है। प्याज के केंद्रक में कितनी केंद्रिका होती है, तो आपको याद रखना 4 केंद्रिका होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उड़ता है, तो यहाँ से उड़ता है। यहाँ आगे मतलब जो आपको पॉइंट बताऊंगा को यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस का जो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए कि ये जो केंद्रक होता ना, ये आपको याद रखना, दोहरी झिल्ली वाला, ये किस प्रकार का कोशिकांग होता है, तो आपको याद रखना, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। किस प्रकार का कोशिकांग होता है, तो ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। मतलब इसकी क्या होती है, इसमें डबल झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन कौन सा है, या डबल दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा होता है, तो ये केंद्रक होता है। इसमें डबल झिल्ली भी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, ये जो जंतु कोशिकाएं होती है, जो जंतु कोशिकाएं होती है ना, और जंतु कोशिकाओं में आपसे पूछ ले जाइए कि जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है, तो आपको याद रखना केंद्रक है। जंतु कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है, तो वो क्या होता है, वो है केंद्रक। और मैंने पीछे आपको बताया था कि जंतु कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, जो केंद्रक में पाई जाता है। और जंतु कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है, वो कौन होता है, केंद्रक होता है। ये आपको याद रखना। ये मैं बात कर रहा हूँ जंतु कोशिका में। किस प्रकार की कोशिकाओं बात कर रहा हूँ, जंतु कोशिका में। अगर अपन पादप कोशिकाओं के बारे में बात करें कि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो मैंने पीछे बताया ना, रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिकांग होता है। फिर यहाँ से देखिए, इसके बारे में देखिए, केंद्रक क्या करता है, ये केंद्रक कोशिका में ये प्रबंधक का कार्य करता है। कोशिका में प्रबंधक और नियंत्रक का कार्य करता है। प्रबंध और नियंत्रक, ये कोशिका में क्या करता है, प्रबंधक और नियंत्रक का कार्य करता है। और इसीलिए केंद्र को अपन क्या कहते हैं, कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं। कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, केंद्र को क्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये कोशिका में प्रबंधक और नियंत्रक का कार्य क्या करता है, कार्य करता है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, कोशिका में आनुवांशिकी, ये कोशिका में आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, आनुवांशिकी में भूमिका निभाता है। मतलब जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है,
और सेल्स में कौन सा ऑर्गन जो आनुवंशिकी में भूमिका निभाता है, तो वो आपको याद रखना वो केंद्रकी होता है। वो कौन सा होता है? केंद्रकी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रबंधक नियंत्री भी है और आनुवंशिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, और इससे अपन क्या कहते हैं, इससे अपन क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। आपसे पूछ ले जाएं कि कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्र को कहते हैं। जिस प्रकार से अपने शरीर के अंदर जो मस्तिष्क होता है, अपना ब्रेन होता है, जो मेन केंद्र होता है, और इसी प्रकार से जो कोशिका का जो ब्रेन है या कोशिका का जो मस्तिष्क है वो किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना केंद्र को कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको केंद्रक वाला पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाते हैं और हर बार यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।